डिपेंड करता है। पहली सफिशिएंट स्ट्रेंथ और दूसरी डिटेल्ड इंटेलिजेंस, दोनों जरूरी है। जैंगी बेड पर लेटे हुए कंफ्यूज था। इस वक्त उसने ये तो कंक्लूड कर लिया था कि ये युआन कोंगे हेवनली सी सिटी में अनरेस्ट का सोर्स है, लेकिन ज़ोंबी क्राइसिस का उससे क्या कनेक्शन है? अगर उसके पास सुपर पावर्स भी हैं, तो भी इतने सारे ज़ोंबीज को एक साथ कंट्रोल करना इम्पॉसिबल लगता है ना? और जैसे कि ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज का चर्च पर अटैक हुआ था, उससे ये भी पता चलता है कि उसके पास ज़ोंबीज को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि ज़ोंबीज को उसने कंट्रोल नहीं किया था। क्या ये हो सकता है कि कोई और उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा हो? जैंगी अपने आईब्रोज रब करते हुए सोच रहा था कि ज़ोंबी टाइड को ब्लड वाइन से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो ली जियान ने कहा उसे थोड़ा क्लैरिटी मिली थी, क्योंकि उसने कंफर्म किया था कि ब्लड वाइन में कोई ज़ोंबी वायरस नहीं था। अगर ज़ोंबीज ब्लड वाइन से क्रिएट हो रहे होते तो ट्रेसेस तो मिलते ही। सब डाउट्स और वरीज के साथ जैंगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। इतना लंबा टाइम फाइट करने के बाद और नर्वस होने के बाद वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। बेड पर लेटे हुए वो आसानी से सो गया, लेकिन उसके सपने में जैंगी को पता नहीं क्यों अबैंडन्ड बिल्डिंग में दिखाई दिया, जहाँ ह्यूज ब्लड वाइन उसके यादों से बहुत ज्यादा टॉल थी, हजारों मीटर्स तक स्ट्रेच करती हुई। ये बहुत अजीब था। जैंगी को याद आया कि ये सिर्फ 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा था, लेकिन जब हेजी ब्लड में सामने से क्लियर हो गई, तब उसने एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखा। उसने देखा कि ब्लड वाइन के रूट्स जमीन के नीचे मेसी और मिक्स तरीके से पेनिट्रेट कर रहे थे और गहराई में छुपे हुए थे। रूट्स के ऊपर एक के बाद एक ज़ोंबी थे, जैसे जमीन में पीनट्स हो। ब्लड वाइन की रूट्स उनकी बॉडी में घुसे हुए थे और एक स्टीडी स्ट्रीम ब्राइट रेड न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडीज में जा रहा था। तो बस यही था। जैंगी ने अपनी आंखें चौड़ी की और इस वक्त रियलाइज किया कि उसने कुछ मिस किया था। ये था ब्लड वाइन का रूट। ज़ोंबीज हमेशा अंडरग्राउंड रहते हैं और ये साफ है कि वो डैम्प और डार्क एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अडेप्टेड है। एक ट्रांस में जैंगी ने देखा कि एक फिगर उसके सर के ऊपर आई। जैसे जैसे उसकी नजर उस फिगर के करीब गई, जैंगी ने उसकी अपीयरेंस को क्लियरली देखा। वो ली जियान था, जो सैक्रिफाइस की एबिलिटी रखता था। ली जियान ब्लड वाइन के पास आया और अपने फिंगर पर एक छोटी सी कट बनाई। उसका ब्लड वाइन के रूट्स में स्ट्रीम की तरह चला गया और ग्रीडीली एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ब्लड वाइन के रूट्स और ज्यादा विगरसली ग्रो हुए और ज़ोंबीज जो उस पर लटके हुए थे वो भी फुलर और लीन हो गए। ये समझ आया कि ली जियान ही की है। जैंगी ने तुरंत मैटर का कॉज और इफेक्ट समझ लिया। इस मूवमेंट पर रूट्स के सामने हजारों ज़ोंबीज ने अचानक अपनी स्कारलेट आंखें खोली और उसकी तरफ घूरने लगी। जैंगी अचानक अपनी नींद से जाग गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। काफी ज्यादा पसीना बह गया था, लेकिन सपने की वजह से उसके दिमाग में जो कॉम्प्लिकेटेड क्लूज थे वो क्लियर हो गए। समझ गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया है, जैंगी ने कहा। उसकी आंखें गहरी और चमकदार हो गई थी। उसने कटे हुए धागे में से एक धागा ढूंढ लिया था और अब उसे इसके बेस पर इंसिडेंट का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। जैंगी ने बिस्तर से उठकर बेडसाइड टेबल पे एक नोटबुक निकाली और सब कुछ लिख दिया। जब उसका दिमाग क्लियर था, उसने नोट किया, ज़ोंबी क्राइसिस 21 दिन पहले फैला। हेवनली सी सिटी के 5 फोर्सेस को एक साथ ज़ोंबी ने अटैक किया। ली जियान को स्नो वर्शिप सेक्ट में 1 महीने पहले ले जाया गया था। हेवनली सी सिटी में पहले ज़ोंबीज नहीं थे, क्योंकि ब्लड वाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ज़ोंबीज क्रिएट कर सके। लेकिन ली जियान की डिवोशन पावर से ब्लड वाइन को स्ट्रेंथन किया गया और इसने एक छोटी सी टाइम में ज्यादा मैच्योर मदर बॉडीज प्रोड्यूस कर ली। ये शायद ज़ोंबी किंग का सोर्स है। जब ज़ोंबी किंग प्रोड्यूस होता है, तब वायरस को सूटेबल कॉर्प्सेस में इन्फ्यूज किया जाता है ताकि एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज क्रिएट किया जा सके। लेकिन ज़ोंबी किंग और ब्रोंज आर्मर ज़ोंबी क्लियरली अलग है दूसरे ज़ोंबीज से, क्योंकि इनके पास असली जिंदगी और विजडम है। ज़ोंबी किंग ज़ोंबीज के ग्रुप का कोर है और माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज के पावर को रिप्रेजेंट करता है। युआन कोंगे ब्लड वाइन को कंट्रोल कर सकती है और ज़ोंबी किंग को ऑर्डर दे सकती है, लेकिन वो डायरेक्टली ज़ोंबी ग्रुप को कमांड नहीं कर सकती। ज़ोंबी किंग इतना इंटेलिजेंट नहीं है और सिंपल ऑर्डर्स ही एक्सेप्ट कर सकता है। ये इस बात से भी क्लियर होता है कि वो धीरे धीरे ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न सीख रहा है। ये ब्रोंज आर्मर फ्लाइंग ज़ोंबीज के युआन कोंगे को अटैक करने का रीजन भी एक्सप्लेन करता है। और क्यों नहीं ब्लड वाइन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ये जरूरी है कि वो सबसे क्रूशियल चीज को छुपाने के लिए किया गया था। स्नो वर्शिप सेक्ट के लिए जाने से पहले उन्होंने जानबूझकर एक लूप होल छोड़ दिया ताकि हम ब्लड वाइन को इन्वेस्टिगेट कर सके और अपने सस्पिशन को दूर कर सके। जैंगी ने लिखना खत्म किया और अपनी पेन को टेबल पर फेंक दिया। उसने लंबी सांस छोड़ी और सोचा, आखिरकार सब कुछ क्लियर हो गया। ये सच्चाई होनी चाहिए। जैंगी की आंखों में चमक आ गई थी और उसकी चिंता की रंगत खत्म हो गई थी। जब तक हम सब कुछ समझ लेते हैं, हम इसे डील करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। जैंगी ने अपनी चिन को छुआ और सोचा, ज़ोंबी टाइड को युआन कोंगे कंट्रोल कर सकती है और अपने बड़े किलर को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होने नहीं देगी। तो सब कुछ हमारे लिए एक स्नो ही है। याद रहे, ये स्नो रिवर साउथ डोमेन की इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए है। उन्हें रिवर साउथ डोमेन से डर लगता है और उन्हें ये लगना चाहिए कि हेवनली सी सिटी का ज़ोंबी क्राइसिस सॉल्व हो गया है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब बियान जुनबो और उसके साथी यहाँ से चले जाएंगे, तब युआन कोंगे बिना किसी हेजिटेशन के हम पर अटैक कर सकती है। जैंगी ने सोचा, चाहे वो कितनी भी म्यूटेंट्स के पावर को एब्जॉर्ब कर चुकी हो और उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी डरावनी है, वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से हमारे हर एक फोर्स को खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए उसने शायद ज़ोंबीज का एक कंसिडरेबल नंबर रिटेन किया होगा जो उसकी स्नो वर्शिप सेक्ट से बाहर आए। ज़ोंबी से भी ज्यादा हो सकता है। जैंगी जितना सोचता गया, उतना ही डरावनी बातें उसकी दिमाग में आती गई। युआन कोंगे को मैंने पहले देखा था, लगभग 20 साल की उम्र के साथ, एक कोल्ड और इमेच्योर लुक के साथ। लेकिन ये इतनी छोटी सी लड़की इतनी मेटिकुलस माइंड रखती है। ये सच में
डरावना है, लेकिन ध्यान से सोचने पर सब कुछ बहुत रीजनेबल लगता है। अगर मेरे पास युआन कोंगे की एबिलिटीज होती तो मैं भी वही अप्रोच अपनाता। जैंगी ने सोचा करंट सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है, पहले तो बियान जुनवो और दूसरे लोगों को स्टेबलाइज करना जरूरी है और उन्हें हेवनली सीसिटी से जाने देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर युआन कोंगे ने इतने सारे म्यूटेंट्स की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ एब्सॉर्ब किया है और अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है तो उसे कौन मार सकता है? क्या बियान जुनवो से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है? लेकिन अगर एक और टॉप म्यूटेंट के बीच बैटल होती है तो उसकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए ये उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर देगा। जैंगी ने इस सवाल पर काफी देर तक विचार किया और इस पर कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। अगर वो सच में फेस टू फेस होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं युआन कोंगे को डील करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा। शायद बियान जुनवो के पास लड़ने की एबिलिटी हो, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए एक और बैटल के साथ उसकी डेथ को रोकने का रास्ता मिलना मुश्किल है। क्या वो इस बात को मान लेगा? जैंगी सोच में खो गया था, तभी एक नॉक ने उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। यांग शिनशिन की आवाज डोर के दूसरे तरफ से आई, भाई जैंगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जैंगी और यांग शिनशिन का लंबा डिस्कशन हुआ जिसमें यांग शिनशिन ने एक्शन प्लान को आउटलाइन किया। प्लान रूथलेस था लेकिन उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। इसके बारे में किसी और को मत बताओ अभी। जैंगी ने एडवाइस दिया, अगर सबको पता चल गया तो बस एक बेकार का पैनिक होगा, हमें बस एग्जीक्यूशन की चिंता करनी है। यांग शिनशिन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुम ये अकेले करने वाले हो? जैंगी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और आंखों में एक गर्म चमक थी। इस वक्त मैं ही अकेला हूँ जो ये कर सकता है। म्यूटेंट लेवल का कॉन्सेप्ट अब ज्यादा क्लियर हो गया था। अलग अलग लेवल के म्यूटेंट्स के बीच पावर का गैप बहुत बड़ा था और जो एनिमी उनका सामना करने वाले थे उन्होंने शायद ह्यूमन एवोल्यूशन का हाईएस्ट पॉइंट रीच कर लिया था। एप्सिलॉन नंबर्स सिर्फ इस बैटल को नहीं जीत सकते, हर अवेलेबल फोर्सेस और जरूरी टैक्टिक्स यूज करनी होगी। अभी लियांग यू और चुनले ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैंगी को पता था कि वो उन पे भरोसा कर सकता है। उन्होंने जैंगी पे पूरा भरोसा किया था और बिना किसी सवाल के उसके लीड को फॉलो करते हैं। क्रिटिकल मूवमेंट्स में ये काफी था। बाहर स्नो वर्शिप सेक्ट के रेमिनेंट्स बस सर्वाइव करने के लिए लड़ रहे थे, एक दुनिया में जो टूट गई थी। हवा में जलती हुई लकड़ियों की बदबू और ब्लड का मेटालिक टैंक भर गया था। ये बैटल के रेमिनेंट्स थे जो उन्हें ऑलमोस्ट वाइप आउट कर चुके थे। लैंडस्केप जो पहले एक प्रिस्टीन व्हाइट स्नो का ब्लैंकेट था अब कॉन्फ्लिक्ट के रेमिनेंट से भरा हुआ था। शैड वुड्स, स्कैटर्ड डेब्रिस और ओकेजनल स्ट्रीक ऑफ रेड जहां स्नो को फॉलन ब्लड ने स्टेन कर दिया था। सर्वाइवर्स जो 1000 से भी कम थे, सेक्ट के टॉप लीडर्स, उनके फैमिलीज और कुछ ऑर्डिनरी बिलीवर्स का मिक्स थे जो ज़ोंबी टाइड से बचने में लकी या अनलकी थे। वो लोग क्वाइट एफिशिएंसी से मूव कर रहे थे, रीबिल्ड करने की जरूरत से ड्रिवन, लेकिन उनके लॉसेस के दुख से भी बर्डन थे। हाई प्रीस्ट जिंगी जियान उनमें से एक था। उसका डिमीनर हमेशा की तरह काम और कंपोज था। उसने रिकवरी एफर्ट्स को एक एयर ऑफ डिटैचमेंट के साथ ओवरसी किया। उसका दिमाग क्लियरली फ्यूचर पे फोकस था, प्रेजेंट पे नहीं। उसने सर्वाइवर्स को एक अजीब तरीके से देखा, डायरेक्ट किया जो कोल्ड के बॉर्डर पर था, इंश्योर करते हुए कि हर टास्क प्रिसीजन के साथ कंप्लीट हो। उन सप्लाईज को स्टोरेज एरिया में शिफ्ट करो। उसने एक ग्रुप ऑफ यंग मेन को इंस्ट्रक्ट किया जो फूड और मेडिकल सप्लाईज का क्रेट उठाने में स्ट्रगल कर रहे थे। हमें इंश्योर करना है कि सब कुछ प्रॉपर्ली अकाउंटेड हो। उसने देखा कि वो बिना किसी क्वेश्चन के ओबे कर रहे थे। उनके फेसेस ब्लैंक मास्क की तरह थे। जो भी इमोशंस उन्होंने फील किए होंगे वो छुपे हुए थे। जिंगी जियान ने बहुत पहले ही अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना मास्टर कर लिया था, एक स्किल जो उसकी पावर रेस के दौरान काफी यूजफुल रही थी। इमोशन एक वीकनेस थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था इंडल्ज करने के लिए। रीबिल्डिंग प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा था लेकिन कंटिन्यूअस था। टेंस और मेकशिफ्ट शेल्टर्स को ज्यादा परमानेंट स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया जा रहा था, ऐसे हाउसेस जो हार्श विंटर विंड्स और एक और अटैक के एवर प्रेजेंट थ्रेट को विथस्टैंड कर सके। सर्वाइवर्स टायरलेसली काम कर रहे थे क्योंकि उनके सामने की दुनिया बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी, लेकिन एक सरफेस के नीचे एक अनीस का सेंस लिंगर कर रहा था। सर्वाइवर्स को ये नॉलेज हॉन्ट कर रही थी कि उन्होंने बेयरली सर्वाइव किया था और डर था कि शायद अगले बार वो इतने लकी ना रहे। ग्रैंड चर्च में जो सेक्ट का हेडक्वार्टर था, युआन अल्टर के सामने नील कर रही थी। उसके हाथ प्रेयर करने के लिए जुड़े हुए थे। जीसस का स्टैचू ऊपर से देखता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें हर मूव को फॉलो करती हुई। चर्च एरी साइलेंस से भरा हुआ था, बस एक सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड फायर की हर्ट में थी जो स्टोन वॉल्स पे वार्म ग्लो कास्ट कर रही थी। जिंगी जियान क्वाइटली एंटर हुआ, डोर को पीछे से एक सॉफ्ट क्लिक के साथ बंद कर दिया। उसने अपनी जगह युआन कोंगे के 3 मीटर पीछे ली, देखते हुए जब वो फेरवोर के साथ दुआ कर रही थी जो कि इंस्पिरेशन और अनसेटलिंग दोनों थी। सब कुछ स्मूथली चल रहा है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज विस्पर कर रही थी जैसे वो स्पेस की सैंक्टिटी को डिस्टर्ब ना करना चाह रही हो। युआन कोंगे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका एक्सप्रेशन सीरीन था लेकिन उसका दिमाग तेज चल रहा था। हेवनली सीसिटी में अब हमें कोई नहीं रोक सकता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज स्टीडी थी और किसी को भी कुछ शक नहीं होगा। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेड बिलीवर्स तो डाउट को डिस्पेल करने और पिटी करने के लिए काफी है। जिंगी जियान ने फेंट स्माइल के साथ मुस्कुराया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। अब हमें बस इन्वेस्टिगेशन टीम के चले जाने का इंतजार करना है। लेकिन युआन कोंगे का एक्सप्रेशन डार्क हो गया जब उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में फ्लिकरिंग फायर लाइट का रिफ्लेक्शन था। एक चीज है जो मुझे अभी भी चिंता में डाल रही है, उसने कहा। जिंगी जियान ने पूछा। उसकी आवाज में कंसर्न था। आखिर तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? हमारे प्लान्स फ्लॉलेस थे, बिगिनिंग से एंड तक कोई मिस्टेक नहीं थी, उसने उसे अश्योर किया। उसका टोन कॉन्फिडेंट था। इवन ब्लड वाइन्स को परफेक्टली डील किया गया। युआन कोंगे ने उसकी आंखों में देखा जैसे वो उसकी काम एक्सटीरियर के पार देखने की कोशिश कर रही हो। उस रात को किसी ने मुझे ऐसे पावर्स यूज करते देखा जो मेरे नहीं थे। जिंगी जियान की आंखों में शार्प कोल्ड लाइट चमक गई। तुम्हारा मतलब है वो औरत जो जैंगी के साथ
बात यहाँ आई थी? युआन कॉन्गे ने धीरे से नोट किया। हाँ, उसने कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जिंगी जियान का दिमाग तेज चल रहा था, जैसे उसने इसके इम्प्लीकेशंस कंसिडर किए। उस वक्त चर्च में जोकीर को छोड़कर सब लोग जिंगी जियान के लॉयल मेंबर्स थे, जो स्नो गॉड को वर्शिप करते थे। उन्होंने सीक्रेसी का वाव लिया हुआ है और वो आउटसाइडर्स को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जोकीर उनमें से नहीं थी। उसने तुम्हें अदर पावर्स यूज करते देखा था जो हमारा सीक्रेट एक्सपोज कर सकते हैं। ये बात मेरी सोच में चल रही है, युआन कॉन्गे ने एडमिट किया, अपनी आंखें नीचे करते हुए। मुझे नहीं पता अगर ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी तो। जिंगी जियान ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। चाहे उसने तुम्हें अदर एबिलिटीज यूज करते देखा हो तो क्या हुआ? हमारे जैसे वर्ल्ड में जहाँ इतने टाइप्स के म्यूटेंट्स हैं, कौन कह सकता है कि एक इंसान के पास मल्टीपल पावर्स नहीं हो सकते? उसने थोड़ा और क्लोज स्टेप लिया, उसकी आवाज कॉन्स्पिरेशनल विस्पर में घिर गई। हम स्नो वर्शिप सेक्ट को इस बैटल में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा है, कोई भी हमें क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करेगा। युआन कॉन्गे ने उसकी बातों पर गौर किया, उसका दिमाग उस रात के इवेंट्स पर रिप्ले कर रहा था। मैंने इतने केयरफुल और मेटिकुलस होना था, लेकिन अब डाउट्स आने लग गए हैं जो मेरी कॉन्फिडेंस को घाव कर रहे हैं। अगर वो लोग कुछ पता भी कर लेते हैं तो क्या हुआ? जिंगी जियान ने डिसमिसिव टोन में कहा, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे सेक्ट का सीक्रेट ही अनकवर कर सकते हैं। रिवर्स आउट डोमेन को ऐसी चीजों की परवाह नहीं है। और अदर फैक्शंस के बारे में उसने एक छोटी सी एरोगेंट लाफ छोड़ी। चाहे वो हमारा सीक्रेट भी जान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। युआन कॉन्गे ने धीरे से नोट किया, हालांकि अनीस अभी भी बना हुआ था। तुम सही कह रहे हो, एब्सोल्यूट पावर के सामने सब कुछ इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। आज की दुनिया में सिर्फ जंगल का लॉ प्रिवेल करता है। जिंगी जियान की आंखों में एम्बिशन चमक रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम चली जाएगी तब हमारे एक्शन का वक्त आएगा। युआन कॉन्गे ने अपनी चिन उठाई, उसका एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। सबसे अच्छी चीज को लास्ट के लिए रखना होगा। अगर मैं हर फैमिली के लीडर्स की पावर्स एब्सॉर्ब कर सकती हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंचेगी। मैं नए दुनिया का गॉड बन जाऊंगी। उसकी आंखों में डिवोशन की चमक थी जब उसने डिक्लेयर किया कि उनके प्लान का सबसे अच्छा हिस्सा अभी भी बाकी है और वो एक्शन तब लेंगे जब इन्वेस्टिगेशन टीम चली जाएगी। अगली सुबह शेल्टर के अंदर एक काम एटमॉस्फेयर प्रिवेल कर रहा था। सबको लग रहा था कि ज़ोंबी क्राइसिस खत्म हो चुकी है और हेवनली सी सिटी को अब कोई डेंजर नहीं है। स्माइल अबंडेंट थी जब लोग कल के प्लान्स और फ्यूचर के ड्रीम शेयर कर रहे थे। ईस्ट सी फिशिंग जाने या ओवरसी ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे। जैंगी भी एक स्माइल के साथ इसमें शामिल हुआ, कभी अपने थॉट्स शेयर करते हुए जैसे उसे चिंताओं का कोई बोझ ना हो। ब्रेकफास्ट के बाद जैंगी आर्मरी में गया जहाँ उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म रखा हुआ था और अपने वेपन्स को ट्रिप के लिए प्रिपेयर किया। ये देखकर दूसरे लोग क्यूरियस हो गए और पूछा कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। जैंगी ने एक स्माइल के साथ श्रग किया, ज़ोंबी किंग को हैंडल कर लिया गया है, लेकिन शायद कुछ स्टे ज़ोंबीज अब भी आसपास होंगे। मैं उन्हें क्लीन अप करने जा रहा हूँ और स्वॉर्ड स्किल्स प्रैक्टिस करूंगा जो लियांग यू ने मुझे सिखाए हैं। लियांग यू तुरंत उड़ गई, तुम मुझे भी ले चलो, तुम्हें अकेले ज़ोंबीज क्लियर नहीं करने चाहिए। अंकल यू और शू चुनने भी एगरली उसके साथ ज्वाइन करने लगे। जैंगी ने एक मोमेंट सोचा और मुस्कुराया, सबको साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। हम ज़ोंबी किंग या ब्रोंज आर्मर ज़ोंबी से डील नहीं कर रहे हैं इस बार। बेटर है कि हम ज्यादा बड़ा सीन क्रिएट ना करें। ये प्लान है, हम अलग अलग एरिया कवर करेंगे शेल्टर के आसपास, हर कोई अपने असाइन सेक्शन को क्लीन अप करे। दूसरे लोग जैंगी के प्लान से एग्री हो गए और उसे सेंसिबल लगा तो सबने अपने कॉम्बैट गियर पहने, वेपन्स उठाए और हंट के लिए निकल पड़े। जैंगी ने अपना पाथ क्लियरफुली चुना, एक डायरेक्शन में जहां वो सून स्टेशन होंगे। सब लोग वार्म स्माइल के साथ फेयरवेल कर देते हैं। जैंगी अकेला सेट ऑफ हो गया रोड पर। हालांकि वो अकेला था, उसका सबसे ट्रस्टेड बैटल कंपेनियन फ्लावर उसके साथ था। इंटरेस्टिंगली इस बार फ्लावर बॉडीगार्ड की तरह नहीं बल्कि किसी और पर्पस के लिए साथ थी। डबल डोर एबिलिटी के डेवलपमेंट के साथ जैंगी की डेंजर से बचने की एबिलिटी आउटस्टैंडिंग लेवल्स तक पहुंच गई थी। अब अगर उसे कभी फ्ली करने की जरूरत पड़ती तो डबल डोर एबिलिटी के साथ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंश्योर करता था कि दुनिया में कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन आज उसे फ्लावर से कुछ और चाहिए था, उसकी एक्सेप्शनल सेंस ऑफ स्मेल। जब जैंगी सित्सु स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा सबवे टनल एक हार्ड आइस के लेयर में इनकेस्ड है। अपने सैटेलाइट फोन को निकालकर उसने हेवनली सी सिटी के सबवे लाइंस को एग्जामिन किया और फिर फ्लावर से कहा, चलो उन्हें ढूंढते हैं। इसके साथ जैंगी अपने स्नोमोबाइल पर चढ़ गया। फ्लावर पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थी। व्हीकल ने आईसी सबवे लाइन के साथ स्पीड पकड़ी, विंड और स्नो को कट करते हुए। कुछ घंटों के बाद वो तियानफोंग डिस्ट्रिक्ट पहुंचे जो स्नो वर्शिप सेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। सीक्रेट बेस कैंप से अभी भी 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। जैंगी ने डिसाइड किया कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसने स्नोमोबाइल को डिसमाउंट किया, उसे एक अलग स्पेस में स्टोर किया और एक सबवे एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया और फिर टनल के नीचे लीप किया। हेवनली सी सिटी का सबवे सिस्टम वास्ट था, एक मेज ऑफ क्रिस क्रॉसिंग टनल्स जो 800 किलोमीटर से ज्यादा स्पैन करता था। फुट से इसे ट्रांसवर्स करने में आधा महीना लग सकता था, लेकिन जैंगी के डबल डोर स्किल ने उसे सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया जिससे वो दोनों स्पेस को ट्रैवल और क्विक डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि डोर खोलने के लिए किसी सुपरनैचुरल पावर की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब वो रिपीटेडली डोर को ओपन और क्लोज करके आगे बढ़ सकता था। जैंगी का एक क्लियर पर्पस था जब वो तियानफोंग डिस्ट्रिक्ट के अंडरग्राउंड में आया। उसका मकसद था ज़ोंबीज को ढूंढना जो कि कहीं इन टनल्स में स्टोर थे जिनमें टेरिफाइंग पावर था। युआन कॉन्गे जो उसका हिडन ट्रम्प कार्ड था, दूसरे फोर्सेस को हेवनली सी सिटी में एनहाइलेट करने के लिए था। इन्हें ढूंढना जैंगी के लिए क्रूशियल था ताकि वो अपने प्लान के नेक्स्ट फेज को इम्प्लीमेंट कर सके। सबवे स्पेस बहुत एनॉर्मस था और जैंगी को लगता था कि ज़ोंबीज ज्यादातर स्नो वर्शिप सेक्ट के पास